हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट को, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशंस एंड इमरजेंसीज इंक्लूडिंग फर्स्ट एड। इस यूनिट को कंप्लीट हम वन शॉट के अंदर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हर साल इस यूनिट से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आपको इस वीडियो को देखना है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड है, ठीक है, CHN सेकंड, इसके अंदर कितनी यूनिट है। इसके अंदर आपके टोटल 13 यूनिट है। ठीक है, तो ये 13 यूनिटों को मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी यूनिट है 13 यूनिट। ठीक है, तो कंप्लीट आपको देखना है इसको। जो फर्स्ट यूनिट आपकी होने वाली है वो है आपकी मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशंस एंड फर्स्ट एड। ठीक है, सेकंड यूनिट के अंदर हम बात करेंगे MNCH प्लस A क्या होता है। ठीक है, थर्ड यूनिट है आपकी डेमोग्राफी। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि वाइटल स्टैटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी क्या होती है। ठीक है, फोर्थ यूनिट है आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, फिफ्थ यूनिट जो है आपकी वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, इसके बाद जो यूनिट 6 है आपकी उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि जीरियाट्रिक हेल्थ केयर क्या होती है। ठीक है, सेवंथ यूनिट है आपकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद जो यूनिट 8 है आपकी उसके अंदर हम हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो 9th यूनिट है आपकी वो है आपकी कम्युनिटी हेल्थ सर्विस से रिलेटेड। इसके बाद जो 10th यूनिट है आपकी उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप क्या होती है, मॉनिटरिंग क्या होती है, ये सारी हम बात करेंगे 10th यूनिट के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो 11th यूनिट है आपकी उसके अंदर हम बात करेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, डिजास्टर को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है, यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद जो 12th यूनिट है वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो आपकी यूनिट 13 है उसके अंदर हम हेल्थ एजेंसीज को जानेंगे कि कौन कौन सी हेल्थ एजेंसीज होती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन सी इसके अंदर यूनिट है, सारी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। ठीक है, तो इससे आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कौन कौन सी यूनिट आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के अंदर। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अपन। जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं भाई, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार एग्जाम के अंदर देखा गया है। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, जब भी आप PYQ देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर द रिटन गाइडलाइंस अप्रूव्ड बाय द हेल्थ अथॉरिटीज दैट अलाउ हेल्थ वर्कर्स टू प्रोवाइड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स विदाउट डायरेक्ट फिजिशियन ऑर्डर। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा प्रदान की गई या अप्रूव की गई रिटन गाइडलाइंस होती है जो हेल्थ वर्कर्स को अनुमति देती है ताकि वो फिजिशियन ऑर्डर्स के बिना कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं, साथ ही उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, जनरली मैं बात करूँ स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी डॉक्टर होता है या कोई भी हेल्थ टीम होती है, उनके द्वारा कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना दिए जाते हैं, निर्देश बना दिए जाते हैं, जिनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी डॉक्टर एब्सेंट रहता है यानी कि डॉक्टर अनुपस्थित है हॉस्पिटल के अंदर, तो नर्स या कोई भी हेल्थ स्टाफ क्या करता है, डॉक्टर की अनुपस्थिति के अंदर जो भी कॉमन इलनेस होती है, कॉमन डिजीज होती है, उस कंडीशन में क्या देता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, जैसे जब भी कोई डॉक्टर मान लो PSC के अंदर, जब भी कोई PSC का डॉक्टर है और वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आया किसी भी टाइम, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वहाँ पे नर्स होती है, ठीक है, या नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो क्या करता है, जो भी डॉक्टर के द्वारा स्टैंडिंग ऑर्डर होता है उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कॉमन डिजीज से रिलेटेड, ठीक है, उस कंडीशन में उनको जो भी पेशेंट आता है उनके अंदर क्या होता है, जो नर्सिंग स्टाफ है वो डॉक्टर से बार बार डॉक्टर से परमिशन नहीं लेता है। ठीक है, वो क्या करता है, जो भी चेकलिस्ट या जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर लिखे होते हैं उनको पढ़ता है और उनके अकॉर्डिंग क्या देता है, ट्रीटमेंट देता है। जैसे कुछ कॉमन कंडीशंस होती है, जैसे कोई भी पेशेंट आया उसको क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, एक तरह से वीकनेस हो रही है, ठीक है, साथ ही डायरिया है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो नर्स होती है वो क्या करती है, वो स्टैंडिंग ऑर्डर को देखती है उस कंडीशन के और उसको देख के जो ट्रीटमेंट है वो देती है पेशेंट को। ठीक है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं और कॉमन इलनेस के लिए यूज किए जाते हैं, ना कि कोई भी क्रॉनिक डिजीज के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स के यूजेज के बारे में, क्यों हम यूज कर रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स का। ठीक है, ताकि इमरजेंसी केयर दी जा सके, इमरजेंसी केयर को जो भी पेशेंट है उसको आपातकालीन सिचुएशन के अंदर केयर मिल सके, ठीक है, डॉक्टर की अनुपस्थिति के अंदर केयर मिल सके, इसलिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, साथ ही कॉमन इलनेस ट्रीटमेंट, जो भी कॉमन इलनेस होती है, जैसे किसी भी पेशेंट को डायरिया हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या जैसे कि ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, जो भी कॉमन इलनेस है, जैसे डायरिया हो रहा है, पेन इन एब्डोमेन हो रहा है, ठीक है, ये सारी कॉमन इलनेस होती है जिनके अंदर जो नर्स है वो बिना फिजिशियन के ऑर्डर के यानी कि बिना फिजिशियन की अनुमति के क्या करती है,
ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। साथ ही इसका यूज किया जाता है एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, यानी कि स्टैंडर्ड इसके अंदर क्या कर दिया है, सेट कर दिया है, यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना दिया है। स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, स्पेसिफिक निर्देश होते हैं जिनके अकॉर्डिंग नर्स क्या करती है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। साथ ही क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि डॉक्टर की अनुपस्थिति के अंदर भी क्या होता है, जो भी पेशेंट आता है उसको जल्दी जल्दी इलाज मिलता है, उसको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, इसलिए स्टैंडिंग ऑर्डर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, गिव ओआरएस फॉर डायरिया। जैसे एक नर्स जो होती है वो डॉक्टर की अनुपस्थिति में डायरिया के लिए क्या कर सकती है, ओआरएस दे सकती है पेशेंट को, ठीक है। गिव पैरासीटामोल टू फीवर, फॉर फीवर, जैसे फीवर के लिए पैरासीटामोल दे सकती है, ठीक है। गिव ग्लूकोज फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, अगर हाइपोग्लाइसीमिया है किसी पेशेंट में तो ग्लूकोज दे सकती है। स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी इफ इंडिकेटेड, अगर नर्स को निर्देश दिए गए तो वो ऑक्सीजन थेरेपी भी स्टार्ट कर सकती है। साथ ही रेफर सीवियर केसेज इमीडिएटली, जो भी सीवियर केसेज होते हैं उनको इमीडिएट क्या कर सकती है, रेफर कर सकती है, इसलिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स को बनाया गया है। इससे क्या होगा, इससे एक तो टाइम का मैनेजमेंट होगा, टाइम बचेगा एक तरह से, ठीक है। साथ ही जो भी पेशेंट सीवियर है उसको अपन क्या नहीं कर सकते, उसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। उससे उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल पाएगा, ठीक है। अर्ली रेफरल हो पाएगा वो, ठीक है, हायर सेंटर के अंदर। अगर सीवियर कंडीशन है, डॉक्टर एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में अपन रेफर कर सकते हैं, इसलिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स को बनाया गया है, ठीक है। तो अच्छे समझ में आ गया होगा स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर साल इसके अंदर से आता है और इस बार भी इसके अंदर से पूछा जा सकता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो है स्क्रीनिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्रीनिंग क्या होती है, ठीक है। अभी तक आपने कई बार नाम आपने सुना होगा, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, HIV की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी डिजीज की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन समझते हैं। स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डिजीज और रिस्क फैक्टर्स इन अपेरेंटली हेल्थी इंडिविजुअल्स बिफोर सिम्टम्स अपीयर। स्क्रीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो भी डिजीज है, जो भी रिस्क फैक्टर्स है, उनको क्या करते हैं, सिम्टम्स आने से पहले ही हेल्थी इंडिविजुअल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, हम पहचान रहे हैं, ठीक है। जैसे एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हो सकता है हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो इसके कारण इसके अंदर लंग कैंसर हो सकता है। यानी कि लंग कैंसर के सिम्टम नहीं आए, लेकिन हमने जो रिस्क फैक्टर था स्मोकिंग, उसको देख के हमने अनुमान लगा लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क फैक्टर को, कि इसके अंदर क्या हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, जिसको हम नाम दे रहे हैं स्क्रीनिंग, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं ओनली रिस्क फैक्टर्स को, ठीक है। डिजीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, डिजीज को पहचान रहे हैं, ठीक है, ना कि सिम्टम्स को। सिम्टम्स नहीं आए लंग कैंसर के, ठीक है, अभी तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, एक पेशेंट, एक पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसको ही नाम दे रहे हैं स्क्रीनिंग, ठीक है। पर्पज क्या है स्क्रीनिंग करने का, अर्ली डिटेक्शन। जो भी क्रोनिक डिजीज है उनको क्या कर रहे हैं हम, अर्ली कंडीशन के अंदर, अर्ली स्टेज में क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अर्ली ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर अर्ली डिटेक्ट करेंगे डिजीज को तो अर्ली ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। साथ ही जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनको हम क्या कर पाएंगे, प्रिवेंट करवाएंगे, इसलिए स्क्रीन कराना जरूरी होता है, ठीक है। और क्रोनिक कंडीशंस के अंदर तो स्क्रीनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि स्क्रीनिंग क्या होता है, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, तो एज ए BSc नर्सिंग स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। जैसे हम क्या करते हैं, BP की स्क्रीनिंग करवाते हैं। BP की स्क्रीनिंग के अंदर BP चेक करवाते हैं एक तरह से, ठीक है। अगर BP कम आता है तो क्यों आ रहा है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई एक पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस हम यहाँ पे मेजर करते हैं। जैसे इसके बाद ब्लड शुगर की स्क्रीनिंग करवाते हैं, यानी कि ब्लड शुगर के, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया होने से पहले हम क्या कर रहे हैं, BP शुगर, जो ब्लड शुगर है उसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं उसको, ठीक है, ताकि हमको जो भी क्रोनिक कंडीशंस है उनको होने से पहले क्या कर सके, हम उनको रोक सके, अर्ली डिटेक्ट कर सके, अर्ली ट्रीट कर सके, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैंसर की स्क्रीनिंग करवाते हैं। कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे करवा रहे हैं हम, इसके अंदर हम क्यों करवा रहे हैं कैंसर की स्क्रीनिंग, ताकि हम जो भी क्रोनिक डिजीज है, जो कैंसर है, उसको क्या कर सके, रोक सके, ठीक है। इसके बाद एनीमिया, एनीमिया की स्क्रीनिंग करवाते हैं, ठीक है। एनीमिया की स्क्रीनिंग के अंदर क्या करते हैं हम, जो एनीमिया है उसको क्या करते हैं, उसके जो भी रिस्क फैक्टर्स है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और साथ ही एनीमिया को रोकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्क्रीनिंग करवाते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल आपको बताई है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी स्क्रीनिंग हो सकती है, बहुत सारी डिजीज कंडीशन होती है, जैसे HIV की स्क्रीनिंग करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। जितनी भी क्रोनिक डिजीज होती है, ठीक है, जितनी भी डिजीज होती है जिनके अंदर हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं सिम्टम्स आने से पहले ही, उनको स्क्रीनिंग हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, ठीक है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस क्या होता है भाई। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डिजीज और कंडीशन बाय साइन, सिम्टम्स, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोसिस एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो भी डिजीज है उनको साइन, सिम्टम्स, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है या पहचाना जाता है, ठीक है। इसको ही हम नाम दे रहे हैं डायग्नोसिस। सबसे पहले क्या होता है, जब भी किसी भी आप डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है, जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या पूछता है आपसे, साइन सिम्टम पूछता है, ठीक है, कि कोई भी आपको डिजीज हो रही है तो उसके
क्या आपको दिक्कत हो रही है, कोई भी आपको डिजीज है तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसके अंदर क्या आपको देखने मिल रहा है। जैसे मान लो डायरिया है, मान लो आपको डायरिया हो रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर आपसे पूछेगा कि कितनी बार आपको लूज मोशन हो रहे हैं, ठीक है, और क्या दिक्कत हो रही है आपको, पेन इन एब्डोमेन हो रहा है, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स पूछेगा वो, ठीक है। बाद वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है, कि आपको डायरिया या कोई और कंडीशन है। उसके बाद वो कुछ टेस्ट करवाएगा और उसके बाद वो क्या करता है, फाइनल जो डिसीजन लेता है उसको अपन बोलते हैं डायग्नोसिस, ठीक है, कि अपन ने जो भी डिजीज है उसको क्या कर लिया, डायग्नोज कर लिया, कि प्रॉपर पता लगा लिया कि डिजीज आपके अंदर क्या है, डायरिया हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह इसको बोलते हैं अपन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर क्या लेते हैं, सबसे पहले जो स्टेप्स है, स्टेप्स की बात कर लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो हिस्ट्री लेता है, जो डॉक्टर होता है वो हिस्ट्री कलेक्ट करता है, उसके बाद फिजिकली वो एग्जामिन करता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करता है और लास्ट में क्या करता है, कंफर्म करता है डिजीज को कि आपके अंदर डिजीज क्या है, ठीक है। इसको नाम दे रहे हैं डायग्नोसिस। ये टर्म्स आपको बिल्कुल ईजी लगी होगी, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना जब आप लिख नहीं पाते हो, ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है और आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं रेफरल क्या होता है भाई। रेफरल के अंदर नाम से पता है रेफर, ठीक है, आपने कई बार आपने सुना होगा कि किसी भी पेशेंट को क्या कर दिया, रेफर कर दिया है, लोअर सेंटर से, लोअर या किसी हॉस्पिटल से हायर सेंटर के अंदर, हायर हॉस्पिटल के अंदर क्या कर दिया, रेफर कर दिया, ठीक है। डेफिनेशन की बात करेंगे, रेफरल इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ए पेशेंट टू ए हायर लेवल हेल्थ फैसिलिटी फॉर स्पेशलाइज्ड केयर व्हेन रिक्वायर्ड। रेफरल एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर पेशेंट को स्पेशलाइज्ड केयर के लिए हायर लेवल हेल्थ फैसिलिटी के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं, किन कंडीशंस के अंदर रेफर करते हैं, ठीक है। सीवियर इलनेस, जब भी पेशेंट को सीवियर इलनेस होती है तब उसको रेफरल करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर रेफरल करते हैं। साथ ही नीड ऑफ स्पेशलिटी केयर, जब भी कोई पेशेंट है उसको स्पेशलिटी केयर की आवश्यकता है तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रेफर करते हैं पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं आपके जो भी कॉमन डिजीज है उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे, साथ ही हम उनको मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सिस्टम है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआईटी सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली डिजीज है जीआईटी सिस्टम के अंदर, वो है आपकी एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन क्या होता है भाई, एब्डोमिनल पेन इज ए डिस्कम्फर्ट और पेन फेल्ट एनीवेयर बिटवीन चेस्ट एंड पेल्विक रीजन, ठीक है। एब्डोमिनल पेन क्या होता है, एब्डोमिनल पेन एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा डिस्कम्फर्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, चेस्ट और पेल्विक रीजन के अलावा सभी जगह पर क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है। इसको नाम दे रहे हैं एब्डोमिनल पेन, ठीक है। कोजेज क्या होते हैं एब्डोमिनल पेन के, गैस्ट्राइटिस, ठीक है, जो गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस के कारण क्या हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी कि एब्डोमिन के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, उसको ही नाम क्या देते हैं हम, गैस्ट्राइटिस, ठीक है। इसके बाद गैस्ट्राइटिस के कारण क्या हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी कि एब्डोमिन के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स का क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है, साथ ही यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से भी एब्डोमिनल के अंदर पेन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कोज याद रखने हैं आपको कि एब्डोमिनल पेन क्यों क्यों किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे डेंजर साइंस क्या है। अगर पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन है तो ये एक डेंजर साइन है, ठीक है। वोमिटिंग हो रही है पेशेंट को, ठीक है, फीवर हो रहा है, साथ ही रिजिड एब्डोमन, जो एब्डोमन है वो हार्ड फील हो रहा है, एक तरह से टेंडर हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, डेंजर साइन है, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट क्या करेंगे इसके अंदर। मैनेजमेंट के अंदर रेस्ट देंगे पेशेंट को, ठीक है, फ्लूइड्स देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी कोज है उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन के अंदर हम क्या करेंगे, उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन अगर, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन के अंदर क्या देते हैं हम, एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। उसके बाद रेफरल इफ सीवियर, अगर सीवियर कंडीशन है तो उसके अंदर हम रेफर करते हैं, रेफर के अंदर क्या करते हैं, हायर सेंटर के अंदर पेशेंट को भेज देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एब्डोमिनल पेन के अंदर क्या क्या हो रहा है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के अंदर कि एब्डोमिनल पेन क्या होता है, क्या कॉजेज होते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको एब्डोमिनल पेन के बारे में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे नहीं जाते हैं जनरली, लेकिन एग्जाम के अंदर पूछे जाए तो आपको ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि एब्डोमिन के अंदर कौन कौन से क्वाड्रेट्स होते हैं, कौन कौन से रीजन्स होते हैं, और उन क्वाड्रेट्स या उन रीजन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है और कई एग्जामों के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्डोमिनल क्वाड्रेट्स कितने होते हैं, यानी कि एब्डोमिन के अंदर कितने क्वाड्रेट्स होते हैं, ठीक है। एब्डोमिन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेट्स बाय 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द अम्बलाइकस, यानी कि जो अम्बलाइकस होती है आपकी वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और एक क्रॉस करते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग
एब्डोमेन जो क्वाड्रेट्स, इसके बाद 4 एब्डोमिनल क्वाड्रेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक होता है राइट अपर क्वाड्रेट, एक होता है राइट लोअर क्वाड्रेट, एक होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेट और एक होता है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेट, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेट्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इन चारों क्वाड्रेट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और नोट सेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कई सारी कंपटीशन जो एग्जाम होती है उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो राइट अपर क्वाड्रेट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इसके अंदर आपके लीवर होता है, लीवर के अंदर भी राइट लोब ऑफ द लीवर होता है, ठीक है। इसके बाद गोल ब्लैडर होता है, ठीक है। इसके बाद ड्यूडेनम होता है, हेड ऑफ पेनक्रियाज, राइट किडनी, एड्रिनल ग्लैंड और हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ क्लोनोन, ये राइट अपर क्वाड्रेट में होते हैं। इसके बाद लोअर अपर क्वाड्रेट के अंदर कौन सा होता है, इसके बाद लेफ्ट अपर क्वाड्रेट में होते हैं स्टोमक, स्प्लीन, लीवर का लेफ्ट लोब, बॉडी एंड टेल ऑफ पेनक्रियाज, लेफ्ट किडनी, एड्रिनल ग्लैंड एंड स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ क्लोनोन ये प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेट में। इसके बाद राइट लोअर क्वाड्रेट में होते हैं सीकम, अपेंडिक्स, टर्मिनल इलियम, राइट यूरेटर, राइट ओवेरी एंड फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं राइट लोअर क्वाड्रेट में। इसके बाद लेफ्ट लोअर क्वाड्रेट में होते हैं डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट ओवेरियन फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं एब्डोमेन रीजन्स की। एब्डोमेन के अंदर कितने रीजन्स होते हैं, एब्डोमेन के अंदर एब्डोमिनल रीजन्स को जो एब्डोमेन होते हैं उनके अंदर रोज 9 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 9 रीजन्स को किस तरह डिवाइड करते हैं, इसके अंदर 2 वर्टिकल लाइन अपन खींचते हैं, ठीक है, इस तरह से, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन अपन खींचते हैं, ठीक है। अगर अपन जो ये क्वाड्रेट्स हैं उनके अंदर अपन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें या और 2 वर्टिकल लाइन खींच दें तो इसके बाद कितने रीजन्स अपन को मिलेंगे, 9 रीजन्स मिलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये 9 रीजन्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रीजन होते हैं। जो फर्स्ट रीजन है जो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, फर्स्ट रीजन का नेम होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। इसके बाद सेकंड जो होता है ये होता है आपके एपिगैस्ट्रिक। थर्ड नंबर का जो होता है आपके वो होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। फोर्थ होता है राइट लंबर। इसके बाद 5th नंबर पे होता है अम्बलाइकल। 6th नंबर पे होता है लेफ्ट लंबर। 7th नंबर पे है राइट इलियक जिसको इंग्विनल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद 8th नंबर पे होता है हाइपोगैस्ट्रिक या प्यूबिक रीजन। इसके बाद 9th नंबर पे जो रीजन होता है वो होता है लेफ्ट इलियक या इंग्विनल रीजन, ठीक है। इसके बाद जो ये ऑर्गन है इनके अंदर जो प्रेजेंट है ये आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जो अम्बलाइकस रीजन होता है उसके अंदर कौन कौन से रीजन है, तो आपको पता होना चाहिए कि अम्बलाइकस के अंदर होता है जेजुनम, इलियम एंड ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम ऑर्गन्स इन क्वाड्रेट्स एंड रीजन्स की, यानी कि जो क्वाड्रेट्स और जो रीजन्स है उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं राइट अपर क्वाड्रेट में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। इसके अंदर होता है लीवर, गाल ब्लैडर, ड्यूडेनम, राइट किडनी, हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ क्लोनोन, ठीक है। ये आपको याद रखने मेन ऑर्गन तो कि राइट अपर क्वाड्रेट में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। इसके बाद राइट लोअर क्वाड्रेट में होता है सीकम, अपेंडिक्स, टर्मिनल कोलोम, राइट यूरेटर, राइट ओवेरी एंड फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट अपर क्वाड्रेट में होता है स्टोमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज, लेफ्ट किडनी एंड स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द क्लोनोन, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट लोअर क्वाड्रेट में होता है डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट ओवेरी एंड लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके बाद रीजन्स की बात करें कि जो 9 रीजन्स होते हैं एब्डोमेन के अंदर, उनको 9 रीजन्स होते हैं एब्डोमेन में, उनमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। उनके अंदर होता है सबसे पहले जो रीजन होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। इसके अंदर लीवर का राइट लोब होता है, गाल ब्लैडर होता है और राइट किडनी होती है। इसके बाद सेकंड रीजन एपिगैस्ट्रिक, इसके अंदर होता है स्टोमक, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, पेनक्रियाज एंड ड्यूडेनम होता है। थर्ड जो रीजन होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, इसके अंदर स्प्लीन होती है, स्टोमक आता है, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट किडनी आती है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ रीजन होता है राइट लंबर, इसके अंदर आती है असेंडिंग कोलोन, राइट किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अम्बलाइकस रीजन में आती है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जो अम्बलाइकस है वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। इसके बाद जो 6th रीजन है वो है आपका लेफ्ट लंबर, इसके अंदर डिसेंडिंग कोलोन है, लेफ्ट किडनी है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। 7th रीजन के अंदर होती है 7th रीजन है राइट इलियक या इंग्विनल, ठीक है। इसके अंदर सीकम होता है, अपेंडिक्स होता है और टर्मिनल इलियम होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हाइपोगैस्ट्रिक या प्यूबिक रीजन की। इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, सिग्मोइड कोलन होता है और यूट्रस होता है। जो फीमेल के अंदर यूट्रस होता है वो आपके हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहाँ पे होता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर रखी है 8 नंबर पे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। इसके बाद 9th जो रीजन है उसको बोलते हैं लेफ्ट इलियक या इंग्विनल, इसके अंदर सिग्मोइड कोलन है, लेफ्ट ओवेरिया एंड लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि जो क्वाड्रेट्स और रीजन के अंदर क्या फ़र्क होता है। क्वाड्रेट्स को अपन जनरल असेसमेंट और इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर मेजर करते हैं, एक तरह से असेस करते हैं, ठीक है। और जो रीजन्स होते हैं उनके अंदर डिटेल लोकेशन होती है ऑर्गन्स की, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन कहाँ पर है, तो उनको देखने के लिए हम रीजन्स को देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं, ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग के बारे में, ठीक है। नोजिया क्या होता है भाई,
नोजिया इज द अनप्लीजेंट सेंसेशन ऑफ वांटिंग टू वॉमिट एंड द वॉमिटिंग इज द फोर्सफुल एक्सपल्जन ऑफ द स्टोमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। नोजिया के अंदर तो क्या होता है, वॉमिट, नोजिया एक अनप्लीजेंट सेंसेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, पर्सन जो है वो वॉमिट करना चाहता है, ठीक है, यानी कि वॉमिटिंग जैसी कंडीशन होती है, ठीक है, यानी कि वॉमिटिंग जैसे अनप्लीजेंट सेंसेशन देखने को मिलते हैं नोजिया के अंदर तो। और वॉमिटिंग के अंदर क्या होते हैं, जो भी स्टोमक के कंटेंट्स होते हैं वो फोर्सफुली माउथ के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, उसको बोलते हैं वॉमिटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कोज क्या है नोजिया एंड वॉमिटिंग का। इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलती है नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। अगर एक्सेसिव देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के अंदर तो उसको बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है। ये मैंने आपको ओबीजी के अंदर कंप्लीट समझाया हुआ है, ठीक है। और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एससीजी की जो लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, इसके कारण हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलता है और ये एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इसके बाद गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स के कारण भी नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट क्या करेंगे इसके अंदर, ओरल फूड्स देंगे, ओआरएस देंगे। ओआरएस क्यों दे रहे हैं, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। वोमिटिंग होगा तो जो भी फ्लूइड्स है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर जाएंगे, ठीक है। वाटर की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा एक तरीके से, तो उस कंडीशन में ओआरएस देंगे, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, यानी कि जो मील्स है वो अपन स्मॉल देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्सन ने वोमिटिंग किया तो अपन उसको बहुत सारा खाना एक बार के अंदर ही दे रहे हैं, ठीक है, अपन को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एंटी एमेटिक ड्रग जो है हम देने वाले हैं पेशेंट को, जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंटी एमेटिक ड्रग के अंदर कौन कौन ड्रग आते हैं ये आपने फार्म में पढ़ा होगा, इसके अंदर आते हैं आपके ओंडासेट्रोन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरिया क्या होता है भाई। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। डायरिया इज द पासेज ऑफ द 3 और मोर लूज और वाटरी स्टूल पर डे। अगर एक दिन के अंदर पर्सन जो है 3 या 3 से ज़्यादा लूज और वाटरी स्टूल को पास करता है तो उसको हम डायरिया नाम देते हैं, ठीक है। कोजेज क्या हो सकते हैं डायरिया के, इन्फेक्शन कारण डायरिया हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड या वाटर के कारण डायरिया हो सकता है, साथ ही इंटेस्टाइनल डिजीज, कोई भी इंटेस्टाइन की डिजीज है उसके अंदर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस की। क्या साइन देखने को मिलेंगे डायरिया के अंदर, लूज स्टूल देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी कि एब्डोमिन के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, क्रैम्प देखने को मिलेंगे एक तरह से, फीवर देखने को मिलेगा और डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरिया होगा तो फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाएंगे, साथ ही पानी की कमी होगी जिससे डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट आपको पता ही है कि डायरिया में क्या देते हैं, ओआरएस देते हैं, ठीक है। अगर बच्चे के अंदर डायरिया हो रहा है तो जिंक देते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आईवी फ्लूइड्स हम देते हैं, जैसे डायरिया के अंदर आरल हम आईवी फ्लूइड देते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटीबायोटिक्स देते हैं जब डॉक्टर इंडिकेट करता है, ठीक है, तब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, ठीक है। सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, इसीलिए मैं आपको सारा सिलेबस करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो फिर मैं आपको जो नेक्स्ट यूनिट है उसके अंदर सारे टॉपिक्स आपको नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। इसलिए आपको, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो ही मैं फिर आपको नेक्स्ट यूनिट के अंदर कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन इज डिफिकल्ट इन पासिंग स्टूल और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट्स। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन को क्या होता है, स्टूल पास करने में डिफिकल्टी आती है, साथ ही जो बाउल मूवमेंट्स होती है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। कोजेज क्या हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के, अगर पर्सन जो है लो फाइबर डाइट का यूज़ कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर एक ऐसी डाइट का यूज़ कर रहा है, एक ऐसी मील खा रहा है, वो एक ऐसा खाना खा रहा है जिसके अंदर जो फाइबर्स है वो बहुत ही कम है, ठीक है। लेस फ्लूइड इंटेक बहुत ही कम ले रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज की कमी है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। मेडिसिन का यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, स्टूल जो है वो हार्ड आएगा, एब्डोमेन के अंदर डिस्कम्फर्ट होगा, साथ ही स्ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, खिंचाव देखने को मिलेगा एक तरह से, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर आपको पता है क्या करेंगे हम, हाई फाइबर डाइट का यूज़ करेंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे पेशेंट को, एडुकेट फ्लूइड्स हम देने वाले हैं, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर हम क्या देने वाले हैं, इस कंडीशन के अंदर अगर सीवियर कंडीशन है अगर कॉन्स्टिपेशन की तो उसके अंदर आपको पता होगा लैक्टोलोज भी हम देते हैं, ठीक है। ये एक तरह का स्टूल सॉफ्टनर होता है, ये आपको याद रखना है। एक्सरसाइज हम बताने वाले हैं पेशेंट को कि आपको एक्सरसाइज करनी है, साथ ही लेग्जेटिव हम देते हैं, ठीक है। लेग्जेटिव्स क्या करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के बारे में, ठीक है, या जीआई ब्लीडिंग। जीआई ब्लीडिंग क्या होती है, जीआई ब्लीडिंग इज द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और माउथ टू एनस। अगर मुंह से लेकर एनस तक किसी भी पार्ट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है या ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, 2 टाइप होते हैं, अपर जीआई ब्लीडिंग और लोअर जीआई ब्लीडिंग। अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के अंदर इसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडेनम के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन एंड रेक्टम के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं कोजेज क्या हो सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के, पेप्टिक अल्सर की वजह से हो सकती है ब्लीडिंग, गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है, ठीक है, हेमोरॉइड्स की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से देखने को मिल सकती है ब्लीडिंग, साथ ही लीवर डिजीज की वजह से भी देखने को मिल सकती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, ब्लड इन स्टूल, स्टूल के अंदर ब्लड देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लैक टेरी स्टूल देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं मेलिना, ठीक है। साथ ही वोमिटिंग ब्लड, यानी कि जो ब्लड है
यानी कि जो वोमिटिंग है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि जो वोमिटिंग है उसके अंदर ब्लड देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं हेमेटोमेसिस, ठीक है। इसके बाद वीकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। डिजीनेस होगा और लो बीपी देखने को मिलेगा। लो बीपी क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है तो सर्कुलेटरी सिस्टम डिक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो किडनी है वहाँ पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। किडनी पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो रेनिन है उसके कारण बीपी कम देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट क्या देंगे इसके अंदर, असेस करेंगे वाइटल साइंस को, एयरवे मेंटेन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद आईविल फ्लूइड्स देंगे हम, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने वाले हैं हम यहाँ पे, और अर्जेंटली रेफर करते हैं अगर सीवियर कंडीशन है तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्फेजिया क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। डिस्फेजिया क्या है, डिस्फेजिया डिफिकल्टी और डिस्कम्फर्ट इन स्वेलोइंग फूड्स और लिक्विड। डिस्फेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन को फूड और लिक्विड्स को निगलने में क्या होती है, डिस्कम्फर्ट होता है या डिफिकल्टी होती है, ठीक है। कोजेज क्या हो सकते हैं इसके, थ्रोट इन्फेक्शन, अगर गले के अंदर इन्फेक्शन है तो जो फूड पार्टिकल्स है, जो भी लिक्विड है उसको निगलने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। ईसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ईसोफेगस ये आपकी होती है ट्रेकिया, ठीक है। इसके पीछे की साइड कौन प्रेजेंट होता है, इसके पीछे होता है आपके ईसोफेगस एंड स्टोमक, ठीक है। ईसोफेगस के बाद स्टोमक होता है, ठीक है। अगर जो ईसोफेगस है उसके अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है तो खाना जो भी हम खाएंगे उसके अंदर प्रॉपर जो है ईसोफेगस के अंदर नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, अगर ईसोफेगस के अंदर ही दिक्कत है तो जो भी पर्सन खाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसको निगलने के अंदर पेन होगा, एक तरह से निगलने के अंदर क्या होगी, उसको दिक्कत होगी, जिसको हम डिस्फेजिया नाम देते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकता है, साथ ही स्ट्रोक या पैरालिसिस कंडीशन के अंदर, और स्ट्रोक कंडीशन में भी डिस्फेजिया हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम आपको पता है, स्वेलिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी, ठीक है। चोकिंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। कफ वाइल ईटिंग, जब भी पर्सन खाना खाएगा तो क्या होगा, उसको कफ आएगा, ठीक है। साथ ही वेट लॉस होगा, जब भी पर्सन खाना खाएगा तब उसको क्या होगी, कफ आएगा, खांसी होगी, ठीक है। खांसी क्यों हो रही है, क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स है वो प्रॉपर ईसोफेगस के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। वेट लॉस भी होगा इस कंडीशन में, क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स है वो पर्सन निगल नहीं पा रहा है प्रॉपरली, ठीक है। इसके बाद इससे क्या होगा, पर्सन कम खाना खाएगा, उससे वेट लॉस होगा, ठीक है। मैनेजमेंट क्या देंगे, सॉफ्ट डाइट हम देने वाले हैं, जैसे दूध दलिया, ऐसे हम सॉफ्ट डाइट देंगे, ठीक है। प्रॉपर फीडिंग की पोजीशन हम रखने वाले हैं, साथ ही जो भी कोज है जिसके कारण ईसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या किसी भी कंडीशन से निगलने में दिक्कत हो रही है, उस कारण को हम ट्रीट करेंगे। अगर सीवियर केस है तो वहाँ पे हम रेफर करने वाले हैं हायर हॉस्पिटल के अंदर या हायर सेंटर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पेप्सिया क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए, 2 मार्क्स के लिए। डिस्पेप्सिया क्या होता है भाई, डिस्पेप्सिया इज ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स रिलेटेड टू इंडाइजेशन एंड डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमन। डिस्पेप्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो इंडाइजेशन और अपर एब्डोमन के डिस्कम्फर्ट के कारण देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि अपर एब्डोमन में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, और साथ ही इंडाइजेशन हो रहा है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पा रहा है पेशेंट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन, पर्सन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है खाने को तो उसको बोलते हैं डिस्पेप्सिया। कोजेज क्या हो सकते हैं इसके, गैस्ट्राइटिस, अगर इन्फ्लामेशन इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, अपर एब्डोमन में डिस्कम्फर्ट होगा, उससे जो डाइजेशन है वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। एसिड रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स की वजह से भी डिस्पेप्सिया हो सकता है, ठीक है। इम्प्रॉपर डाइट की वजह से ऐसा हो सकता है, साथ ही स्ट्रेस कंडीशन में भी डिस्पेप्सिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स में ब्लोटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ब्लोटिंग मतलब एब्डोमेन जो है वो फूल जाएगा, ठीक है। हार्ट बर्न होगा, ठीक है, यानी कि जलन देखने को मिलेगी, नोजिया होगा, साथ ही एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट क्या देंगे, अवॉइड करना है स्पाइसी और फैटी फूड को, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील हम देने वाले हैं, साथ ही मेडिसिन हम प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है। साथ ही मेडिसिन देने वाले हैं जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एफटोस अल्सर। एफटोस अल्सर क्या होता है भाई, एफटोस अल्सर इज ए स्मॉल पेनफुल अल्सर अकरिंग ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। अगर एफटोस अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पेनफुल अल्सर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसी टर्म्स आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, या तो एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आएगा या आपके 2 मार्क्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ, ठीक है। कोजेज क्या हो सकते हैं, एफनोस कोजेज क्या हो सकते हैं, एफ्टोस अल्सर के ट्रोमा की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है, या तो माउथ में किसी प्रकार का ट्रोमा हो गया, इंजरी हो गई, ठीक है, टिश्यू इंजरी हो गई, ठीक है, स्ट्रेस है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ठीक है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, इन्फेक्शन है माउथ के अंदर, तो उसकी वजह से भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ की उसके अंदर पेनफुल अल्सर देखने को मिल सकते हैं, जिसको एफ्टोस अल्सर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसी मेडिकल टर्म्स आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम के अंदर पेनफुल माउथ अल्सर देखने को मिलेगा, खाना खाने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, साथ ही बर्निंग सेंसेशन होगा, यानी कि जलन होगी, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे इसमें, माउथ हाइजीन आपको रखना है, ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करना है, ठीक है। एंटीसेप्टिक जो भी मेडिसिन है उनका यूज़ करना है, जैसे एक आता है आपके क्लोरीहेक्सिडिन जो माउथ वॉश होता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, ठीक है, अल्सर के अंदर इसको देते हैं, ठीक है। इसके बाद अवॉइड करना है जो भी इरिटेटिंग फूड है, जैसे
जैसे कोई भी गर्म खाना है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। टॉपिकल मेडिसिन इफ प्रेस्क्राइब, जो भी टॉपिकल मेडिसिन होते हैं जो स्क्रीन पर लगाने के लिए दिया जाता है उसको बोलते हैं टॉपिकल मेडिसिन, ठीक है, उनको हम देने वाले हैं। साथ ही हम विटामिन करेक्शन करने वाले हैं अगर आवश्यकता है तो, यानी कि विटामिन हम देते हैं, ठीक है, पेशेंट को। ये आपको याद रखना है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफ्टोस अल्सर, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कंडीशंस के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, ठीक है। तो URTI यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? URTI इज एन इन्फेक्शन अफेक्टिंग द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग नोज, थ्रोट एंड साइनसेज। URTI क्या होता है? एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसके अंदर नोज, थ्रोट और साइनस जो है वो अफेक्ट होते हैं मेनली, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? राइनाइटिस होता है, राइनोस का इन्फ्लामेशन, ठीक है। साइनोसाइटिस होता है, उसके बाद फेरिंजाइटिस होता है, लेरिंजाइटिस और टोंसिलाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोजेज क्या होते हैं। इसके कोजेज हो सकते हैं वायरस, मोस्ट कॉमन कोज होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण भी एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर? फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको याद रखना, जब भी कोई भी वायरस के द्वारा कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, तो उसके अंदर मेनली जो फीवर आता है वो कौन सा फीवर आता है? वो आता है आपके लो ग्रेड फीवर। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है जब भी कोई भी इन्फेक्शन वायरस के द्वारा होता है तो लो ग्रेड फीवर होता है, और कभी भी कोई भी इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उसके अंदर हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। या याद रखना आपको हमेशा के लिए, ठीक है। इसके बाद कफ देखने को मिलेगा, खांसी देखने को मिलेगी, ठीक है। सोर थ्रोट, सोर थ्रोट क्या होता है? सोर थ्रोट है यानी कि गले के अंदर कोई भी पेन है, गले के अंदर कोई भी खराश है तो उसको बोलते हैं सोर थ्रोट, ठीक है। इसके बाद नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, साथ ही स्नीजिंग, स्नीजिंग देखने को मिलती है यानी कि छींक आती है इस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट क्या करेंगे इस कंडीशन में। रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को, ठीक है। फ्लूइड्स देंगे, साथ ही स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन के अंदर क्या देंगे? जो वाटर होता है, एक गर्म पानी का क्या लेंगे, टब लेंगे, उसके अंदर जो वाटर होता है, ठीक है, उस वाटर से जो पेशेंट है उसको थोड़ी दूर पर अपन क्या बैठा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी उसके अंदर से वाटर के अंदर से जो भी गर्म वाटर है उसके अंदर से जो भी वेपर रिलीज होती है, जो भी वाष्प रिलीज हो रही है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वो वाष्प जो है वो पेशेंट लेगा, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं स्टीम इनहेलेशन, ठीक है। ये कंडीशन में एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल होती है स्टीम इनहेलेशन। और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया है MCQ के अंदर कि जो, और कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर जो मैनेजमेंट मेनली लिया जाता है वो क्या है? तो इसके अंदर आपका आंसर रहना चाहिए स्टीम इनहेलेशन, ठीक है, ना कि कोल्ड O2 या ह्यूमिडिफाइड O2, ठीक है। इसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी सिम्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट देते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स की इंडिकेशन है, अगर एंटीबायोटिक्स इंडिकेटेड है तो अपन एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, याद रखना आपको ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हीमोप्टाइसिस क्या होता है भाई। हीमोप्टाइसिस इज द कफिंग आउट ऑफ ए ब्लड और ए ब्लड स्टेन स्पूटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ब्लड खांसी के थ्रू बाहर आ रहा है या जो स्पूटम है उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है तो उसको ही बोलते हैं अपन हीमोप्टाइसिस, ठीक है। क्या कोजेज हो सकते हैं जिसके कारण जो कफिंग है उसके अंदर ब्लड आ सकता है? सबसे पहला है टीबी, टीबी के अंदर देखने को मिलता है मेनली, ठीक है। न्यूमोनिया के अंदर ये आ सकता है, ब्रोंकाइटिस के कारण ब्लड देखने को मिल सकता है कफ के अंदर, ठीक है। लंग कैंसर के कारण देखने को मिल सकता है, साथ ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम क्या होंगे। साइन एंड सिम्टम के अंदर सबसे पहला तो है कि जो स्पूटम है उसके अंदर ब्लड देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कफ देखने को मिलेगा, खांसी आएगी, साथ ही चेस्ट पेन होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी यानी कि ब्रीथलेसनेस होगा, साथ ही फीवर भी देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे इसके अंदर, जब पेशेंट को खांसी के थ्रू क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो अपन मैनेज क्या करेंगे? सबसे पहले तो पेशेंट को अपन क्या करना है, काम रखना है, शांत करना है, ठीक है। उसके बाद एयरवे मेंटेन करना है, ठीक है। क्यों एयरवे मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि अगर जो ब्लड है वो अगर जो पेशेंट है वो एस्पिरेट कर गया तो उसके अंदर क्या हो सकती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए सबसे पहला काम अपन को एयरवे मेंटेन करना है। उसके बाद वाइटल साइंस अपन को मॉनिटर करना है, ठीक है, TPR BP, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन देना अगर आवश्यकता है तो, साथ ही जो भी अंडरलाइनिंग कोज है जिसके कारण ब्लड आ रहा है खांसी के अंदर, जैसे TB है तो उसको अपन को ट्रीट करना है, उसके अंदर ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। रेफर अर्जेंटली इफ सीवियर ब्लीडिंग, अगर सीवियरली ब्लीडिंग हो रही है तो अपन उसको हायर सेंटर के अंदर क्या करेंगे, रेफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्ट एंड ब्लड कंडीशंस के बारे में, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक। क्या होता है भाई मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक? मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज द डेथ ऑफ द हार्ट मसल ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट मसल्स की डेथ होने के कारण या जो भी मायोकार्डियल टिश्यूज है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई जाती है हार्ट को वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब कोजेज की बात कर लेते हैं कि भाई MI क्यों हो रहा है, यानी कि जो हार्ट
मसल है वो क्यों डेथ हो रही है, उनकी मायोकार्डियल टिश्यूज की डेथ क्यों हो रही है। ठीक है, सबसे पहले ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ही क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, जिससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी हार्ट की तरफ, क्योंकि जो हार्ट को सप्लाई करती है जो ब्लड वेसल वो आपकी क्या है, कोरोनरी आर्टरी। अगर उसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज आ गया तो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी हार्ट को, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डेथ होना तो पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाता है, प्लेग बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई जानी चाहिए थी हार्ट को वो प्रॉपर नहीं जा पाती है, ताकि इससे क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हार्ट को, जिससे हार्ट की डेथ हो जाएगी, यानी कि जो भी हार्ट मसल है उसकी डेथ हो जाएगी। इसको ही अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन आती है कार्डिक अरेस्ट। इसके अंदर भी मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि एमआई और कार्डिक अरेस्ट के अंदर क्या अंतर होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, कार्डिक अरेस्ट के अंदर क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट के अंदर क्या होता है, जो हार्ट है वो पंप करना ही बंद कर देता है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। ठीक है, एक कंडीशन होती है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो प्रॉपर क्या नहीं कर पाता, पंप नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो हार्ट है उसकी डेथ हो जाती है, हार्ट मसल्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, तीनों अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिम्टम्स क्या आएंगे। सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलेगा एमआई के अंदर, स्वेटिंग देखने को मिलेगी, पसीने आएंगे जिसको बोलते हैं डायफोरेसिस। ठीक है, उसके बाद नोजिया देखने को मिलेगा, साथ ही ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेंगे इसके अंदर, इमरजेंसी केयर देंगे सबसे पहले तो, अगर ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो अगर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन देते हैं। एमआई की जो मेडिसिन होती है वो आपको पता होना चाहिए, एमआई के अंदर क्या देते हैं अपन, एमआई की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है आपकी एस्पिरिन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हॉस्पिटल रेफर करते हैं अगर सीवियर कंडीशन होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरिथमिया के बारे में। एरिथमिया क्या होता है, एरिथमिया इज एन एबनॉर्मलिटी ऑफ द हार्ट रिदम और रेट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यह हार्ट की एबनॉर्मलिटी के अंदर आती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो हार्ट की रिदम और रेट होती है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टेकिकार्डिया जिसको फास्ट हार्ट रेट ही बोलते हैं, इसके अंदर जो हार्ट रेट है वो मोर देन 100 बीट पर मिनट देखने को मिलती है। एक होता है ब्रेडिकार्डिया, इसके अंदर स्लो हार्ट रेट देखने को मिलती है, यानी कि 60 से कम हार्ट रेट देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स क्या आएंगे। सिम्टम्स के अंदर पाल्पिटेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिजीनेस देखने को मिलेगा, साथ ही फेंटिंग या सिनकोप जैसी कंडीशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है वो क्या हो जाएगा, अचानक बेहोश हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रिक कार्डिक, इसके अंदर ईसीजी सबसे पहले मॉनिटर करेंगे अपन। ठीक है, ईसीजी अपन करवाएंगे पेशेंट की, इसके बाद मेडिसिन देंगे, साथ ही रेफर करेंगे अपन पेशेंट को हायर सेंटर में, याद रखना आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आई एंड ईएनटी कंडीशंस के बारे में। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले कंजक्टिवाइटिस क्या होता है भाई, कंजक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है भाई, आउटर कवरिंग ऑफ द आई, यानी कि कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कंजक्टिवा जो है, जो आउटर कवरिंग होती है आई की, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, कोजेज क्या होते हैं, किस कारण होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कारण, वायरल इन्फेक्शन कारण या एलर्जी कारण ये हो सकता है कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिम्टम्स क्या देखने मिलेंगे। सिम्टम्स के अंदर रेडनेस देखने मिलेगी आई के अंदर। ठीक है, वाटरिंग देखने मिलेगा, वाटरिंग देखने मिलेगा यानी कि वाटर जो है वो देखने मिलेगा आई के अंदर। ठीक है, डिस्चार्ज होगा, साथ ही इचिंग या खुजली वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेंगे इसके अंदर, मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आई की हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी है। उसके बाद अवॉइड टचिंग आई, यानी कि जो आई है उसको टचिंग नहीं करना है, अवॉइड करना है। आई ड्रॉप्स इज प्रेस्क्राइब, जो भी प्रेस्क्राइब आई ड्रॉप्स है वो आपको यूज करनी है। ठीक है, वो अपन को देनी है। प्रिवेंट स्प्रेड बाय हैंड वॉशिंग, साथ ही जो कंजक्टिवाइटिस हुआ है उसको हैंड वॉशिंग द्वारा क्या करना है, स्प्रेड होने से बचाना है। यानी कि अगर एक आई के अंदर कंजक्टिवाइटिस हुआ है, ठीक है, तो उसको दूसरी आई में वो ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है। ठीक है, ये मैनेजमेंट देनी है अपन। ठीक है, बात करते हैं स्टोई और ऑर्डियोलम के बारे में। ये क्या होता है भाई, स्टाई इज ए पेनफुल इन्फेक्शन ऑफ एन आईलिड ग्लैंड केजिंग ए स्मॉल स्वेलिंग। स्टाई एक पेनफुल इन्फेक्शन होता है किसका, आईलैंड ग्लैंड का, जिसके कारण स्मॉल स्वेलिंग देखने को मिलती है, जिसके अंदर क्या होती है, स्मॉल स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, जो आपकी पलकों के अंदर जो ग्रंथि प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं अपन आईलिड ग्लैंड। ठीक है, इसके अंदर मेलवोइन नाम की ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, ऑयल सीक्रेट करती है। ठीक है, ये क्या करता है कि आई के अंदर जो टीयर बनते हैं उनको इवोपरेशन से प्रिवेंट करने का काम करती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, एक तरह से इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसको ही बोलते हैं स्टाई। ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स के अंदर पूछा सकता है एग्जाम के अंदर कि स्टाई क्या होती है। ठीक है, तो याद रखना आपको। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे इसके अंदर, पेनफुल लंप ऑन आईलिड, यानी कि जो पलकों की ग्रंथियाँ हैं, ठीक है,
उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे गांठ देखने को मिलेगी जिसमें पेन होगा, ठीक है, साथ ही रेडनेस होगी और स्वेलिंग भी वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले वार्म कंप्रेस देंगे वहाँ पे, आई केयर देंगे और अगर आवश्यकता है तो अपन मेडिसिन भी देते हैं, ठीक है, याद रखना आपको। अब हम बात करते हैं ENT कंडीशंस की, ठीक है। इसके अंदर ईयर, नोज और थ्रोट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी इनकी डिजीज है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे एपिस्टेक्सिस क्या होता है भाई। एपिस्टेक्सिस इज द ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। अगर नोज से ब्लीडिंग आती है तो उसको बोलते हैं अपन एपिस्टेक्सिस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसके कारण नोज से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इंजरी की वजह से हो सकता है, ड्राइनेस की वजह से हो सकता है, ठीक है। हाइपर टेंशन कंडीशन है, यानी किसी पर्सन का BP बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी एपिस्टेक्सिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और अगर नोज का इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है नोज से, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देंगे अपन, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि एपिस्टेक्सिस कंडीशन के अंदर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो है सिट एंड लीन फॉरवर्ड। जो भी पर्सन है जिसको एपिस्टेक्सिस हो रहा है यानी कि नोज से ब्लीडिंग हो रही है, उसको क्या करना है, बैठाना है और आगे की तरफ क्या करना है, लीन करना है, ठीक है। पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, जो नोज का सॉफ्ट पार्ट है उसको क्या करना है, पिंच करना है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, उसके बाद वहाँ पे कोल्ड कंप्रेस जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है इसके बाद भी, तो अपन को जो भी पर्सन है उसको रेफर कर देना हायर सेंटर के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डीफनेस या हियरिंग लॉस क्या होता है भाई। हियरिंग लॉस इज ए पार्शियल और कंप्लीट इनएबिलिटी टू हियर साउंड्स, ठीक है। हियरिंग लॉस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पर्सन जो है वो पार्शियल और कंप्लीट रूप से जो भी साउंड्स होते हैं उनको सुन नहीं पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोजेज के, क्या कारण है जिसके कारण हियरिंग लॉस होता है, ठीक है। ईयर इन्फेक्शन है, कोई भी नॉइज का एक्सपोजर हो गया, या एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से भी हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले जो भी कोज है जिसके कारण हियरिंग लॉस हुआ है, जैसे इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे। साथ ही हियरिंग एड्स, यानी कि जो भी हियरिंग के एड्स होते हैं, जो भी डिवाइसेज आते हैं उनका अपन यूज करेंगे। साथ ही अगर सीरियस कंडीशन है तो उसके अंदर अंदर अगर सीरियस कंडीशन है तो वहाँ पे अपन रेफर करने वाले हैं पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम कंडीशंस के बारे में कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डिजीज हो सकती है आपके, ठीक है। तो सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI। UTI क्या होता है, UTI इज एन इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसके किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं UTI। जैसे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, इनके अंदर इन्फेक्शन हो गया तो इसको बोलेंगे अपन UTI, ठीक है। ये यूरिनरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं यूरिनरी सिस्टम के, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। एक होता है सिस्टाइटिस, इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है। एक होता है पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर जो किडनी होती है उसके अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी शॉर्ट नोट आ जाता है 2 मार्क्स के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या कॉजेज है जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है UTI का वो होता है बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद पुअर हाइजीन की वजह से भी क्या हो सकता है, UTI हो सकता है। रेड्यूस फ्लूइड इंटेक, अगर फ्लूइड इंटेक जो है वो बहुत ही कम हो गया है तो उसकी वजह से भी UTI हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे इसके अंदर, बर्निंग यूरिनेशन, यूरिन के अंदर क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा एक तरह से, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन पास करेगा पर्सन, ठीक है। साथ ही लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। एंड फीवर उसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए UTI के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UTI का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तब आप वहाँ पे नहीं लिख पाते हो, इसलिए यहाँ पे मैं सारे टॉपिक्स आपको इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो भी आपके सिलेबस के अंदर है वो सारे टॉपिक्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस यूनिट से आपके जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपके देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स का और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। वो अभी यहाँ पे लास्ट के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, UTI हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले तो जो फ्लूइड्स है उनका इंटेक इंक्रीज कर देना, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम देने वाले हैं। उसके बाद मेंटेन करेंगे हाइजीन को, ठीक है, पेरिनियल हाइजीन एक तरह से, ठीक है। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके वहाँ पे मेंटेन करनी है हाइजीन, ठीक है, एक तरह से वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करनी है। इसके बाद प्रिवेंशन की बात करते हैं, UTI को कैसे हम रोक सकते हैं। एडुकेट वाटर इंटेक, हम प्रॉपर वाटर का इंटेक ले सकते हैं जिसके द्वारा UTI हमें नहीं होगा, ठीक है। साथ ही प्रॉपर टॉयलेट हाइजीन हमें रखना है जिससे क्या होगा, UTI नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट एड इन कॉमन एमरजेंसीज। यहाँ से 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है और इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। और जितने भी फर्स्ट एड की एमरजेंसीज है, यानी कि जितने भी एमरजेंसीज है उनके अंदर फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या क्या देते हैं अपन, वो सारी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए अच्छे से आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार, ठीक है। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंजरी और इलनेस
बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल। फर्स्ट एड क्या होती है? फर्स्ट एड एक पर्सन के इंजरी या इलनेस के बाद दी जाने वाली इमीडिएट केयर होती है जो मेडिकल हेल्प के आने से पहले दी जाती है। यानी कि मेडिकल हेल्प आएगी उससे पहले अपन जो इमीडिएट केयर पेशेंट को दे रहे हैं या उस पर्सन को दे रहे हैं जिसके अंदर इंजरी हुई है, इलनेस हुई है, उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। ठीक है, जैसे ही मान लो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, रोड एक्सीडेंट हो गया किसी पर्सन का और वहाँ पर आप प्रेजेंट हो, ठीक है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर या एज ए हेल्थ वर्कर या एज ए हेल्थ वर्कर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सबसे पहले आपको क्या देना है? इमीडिएट केयर देना है। ठीक है, यानी कि जहाँ भी ब्लीडिंग हो रही है एक तरह से वहाँ पे आपको क्या करना है? कपड़े से उसको बांध देना है एक तरह से, ठीक है, जिससे ब्लीडिंग वहाँ पे ना हो। और उसके बाद मेडिकल हेल्प आपको बुलानी है, यानी कि एम्बुलेंस को कॉल आपको करना है। ठीक है, तो शुरुआत के अंदर जो आप इमीडिएट केयर दे रहे हो उसको ही बोलते हैं अपन फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्ट्रोक या सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है भाई? स्ट्रोक इज ए सडन डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन caused by the interruption of blood supply or bleeding in the brain। स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्रेन के फंक्शन के अंदर डिस्टर्बेंस होता है जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन की उसके अंदर इंटरप्शन होता है, साथ ही ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं इसके, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर क्या होगा? ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स के ब्लॉक होने के कारण क्या होता है? इस्केमिक स्ट्रोक होता है। इसके अंदर क्या होगा? अगर ब्लड वेसल्स ही ब्लॉक हो जाएगी तो उसके अंदर प्रॉपर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी जिससे ब्रेन डेड हो जाता है। ठीक है, ब्रेन की डेथ हो जाती है। सेकंड है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसके अंदर क्या होता है? ड्यू टू ब्लीडिंग इन द ब्रेन के अंदर क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। ठीक है, किसी भी इंजरी की वजह से हो सकता है या ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से हो सकता है, जिसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम्स आप याद कर सकते हो फास्ट से। फास्ट मतलब एफ से है फेस डूलिंग, जो फेस है वो डूल होएगा। ठीक है, उसके बाद ए से आर्म के अंदर वीकनेस होगी। ठीक है, एस से स्पीच डिफिकल्टी, बोलने के अंदर क्या होगी? डिफिकल्टी होगी। साथ ही टी से है टाइम टू सीक इमरजेंसी के अदर सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? सीवियर हेडेक होगा, लॉस ऑफ बैलेंस, साथ ही पैरालिसिस इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट एड क्या देंगे स्ट्रोक के अंदर। सबसे पहले तो अपन को इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करना है, उसके बाद पेशेंट को सेफली अपन को लेटा देना है। ठीक है, उसके बाद उसका जो एयरवे है वो अपन को मेंटेन करना है। ठीक है, डू नॉट गिव फ्लूइड और ड्रिंक, किसी प्रकार का फूड, किसी प्रकार का ड्रिंक या पानी जो भी है वो अपन नहीं देंगे। अगर अपन ने दिया तो पेशेंट कौन सी कंडीशन में? पैरालिसिस कंडीशन में एक तरह से। ठीक है, अपन ने दिया तो जो रेस्पिरेशन है, जो अपन ने जो भी ड्रिंक अपन दे रहे हैं वो आपके सीधे कहाँ पे जाएगा? वो एस्पिरेट कर जाएगा पेशेंट, उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अपन को ना तो फूड देना है ना ड्रिंक देना है। हमेशा याद रखना, कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, बेहोश पेशेंट है, बेहोश मरीज है, तो उसके अंदर कभी भी अपन डायरेक्ट अपन को पानी या कुछ भी फूड या कुछ भी पार्टिकल अपन को नहीं देना है। ठीक है, अगर अपन ने दिया तो पेशेंट जो है वो एस्पिरेट कर सकता है, इससे उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद इमीडिएट रेफरल करेंगे अपन। ठीक है, तो याद रखना है आपको फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइजनिंग के बारे में। पॉइजनिंग क्या होती है भाई? पॉइजनिंग इज ए हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय द इंटेक, इनहेलेशन और एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक्स टू ए टॉक्सिक सब्सटेंस। पॉइजनिंग एक हार्मफुल इफेक्ट होता है जो किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस के इंटेक, इनहेलेशन या एक्सपोजर के कारण देखने को मिलता है। यानी कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको किसी ने इंटेक कर लिया है, ठीक है, इनहेल कर लिया है, ठीक है, साथ ही एक्सपोजर हो गया उसका, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलती है? पॉइजनिंग देखने को मिलती है, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कॉजेज क्या हो सकते हैं पॉइजनिंग के? मेडिसिन की वजह से हो सकता है, केमिकल्स की वजह से हो सकता है, पेस्टिसाइड की वजह से हो सकता है, साथ ही जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे घर के अंदर जो काम आने वाले प्रोडक्ट्स है जैसे फिनाइल। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर पेशेंट ने इनके इंटेक कर लिया, इनको इनहेल कर लिया या एक्सपोजर हो गया इनसे, ठीक है, पर्सन ने जो फिनाइल है इसका इंटेक कर लिया है, ठीक है, या इसके एक्सपोजर में आ गया है, तो उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइन क्या देखने मिलेंगे। सबसे पहले तो वॉमिटिंग होगा, उसके बाद एब्डोमिनल पेन देखने मिलेगा, ठीक है, उसके बाद डिजीनेस होगा, साथ ही ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी देखने को मिलती है। ठीक है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो पर्सन है उसको पॉइजन सोर्स से क्या करना है? रिमूव करना है अपन को। ठीक है, उसके बाद एयरवे अपन को मेंटेन करना है। ठीक है, इसके बाद डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग अनलेस एडवाइज, जब तक एडवाइज नहीं की जाए अपन को पर्सन को वॉमिटिंग के लिए इंड्यूस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी रेफर अपन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्नेक बाइट क्या होती है भाई? स्नेक बाइट इज एन इंजरी कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए स्नेक विच में इंजेक्ट विनम। ठीक है, स्नेक बाइट इंजरी होती है जो स्नेक के बाइट करने के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो जहर है, जो विनम है, वो इंजेक्ट होता है स्नेक बाइट के द्वारा। ठीक है, साइन क्या देखने मिलेंगे इसके अंदर? बाइट मार्क्स, जो भी स्नेक ने बाइट किया उसके निशान होंगे, पेन या स्वेलिंग होगी, साथ ही ब्लीडिंग होगी और डिफिकल्टी ब्रीथिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्नेक बाइट जैसे, तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या साइन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट एड क्या देंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो पेशेंट को काम करना है, अपन को शांत रखना है। ठीक है, उसके बाद जो अफेक्टेड लिम्ब है जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया उसको इमोबलाइज कर देना है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद रिमूव टाइट आइटम्स, जो भी टाइट आइटम्स है, जैसे पर्सन ने बेल्ट लगा रखा है, ठीक है,
पर्सन ने टाई लगा रखी है तो उसको आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। कोई भी स्कार्फ है वो सब रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाना है, क्योंकि डू नॉट कट और सक वुंड, जो भी स्नेक बाइट का वुंड हुआ है उसको आपको सक नहीं करना है, ना ही उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कट करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अगर आपने ऐसा किया तो वो पूरी बॉडी के अंदर जल्दी फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शॉक क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉक भी। शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट रिसीव एनफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू मीट द नीड ऑफ द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है। शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो बॉडी के ऑर्गन्स है, जो बॉडी के टिश्यूज है, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। कोजेज क्या होते हैं शॉक के, क्यों शॉक में जा रहा है पेशेंट, सीवियर ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही है सीवियरली तो शॉक में जा सकता है, जिसको बोलते हैं हिमरेजिक शॉक, ठीक है। उसके बाद बर्न, पर्सन जो है वो जल गया है, पर्सन की बॉडी जो है वो पूरी जल गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा, जो भी सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो कम होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑर्गन्स को ना तो ब्लड सप्लाई मिल पाएगी ना ऑक्सीजन मिल पाएगी, जिससे ऑर्गन्स की डेथ हो सकती है, ठीक है। सीवियर इन्फेक्शन जिसके कारण सेप्टिक शॉक होता है, ठीक है। किसी एलर्जिक कारण शॉक हो सकता है जिसको बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक, और हार्ट की प्रॉब्लम्स के कारण भी शॉक के अंदर जा सकता है पर्सन, जिसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। दुनिया के अंदर जितने भी टाइप के शॉक मैंने बताया आपको, ठीक है, मेनली 5 टाइप्स के होते हैं शॉक, ठीक है। इसके अंदर सभी के अंदर आपको शॉक वाला कोई भी पेशेंट होगा उसके अंदर जो बीपी है वो आपको लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, यानी बीपी कम होगी 19/60 mm ऑफ एच से, ठीक है। फास्ट वीक पल्स, फास्ट वीक पल्स का मतलब क्या है, जो पल्स है वो फास्ट देखने को मिलेगी लेकिन क्या होगा, वो वीक होगा वहाँ पे, ठीक है, वीकनेस देखने को मिलेगी। फास्ट वीक पल्स का मतलब है यहाँ पे पल्स रेट तो क्या होगी, इंक्रीज होगी बहुत ही जल्दी, लेकिन वो क्या होगी 3D देखने को मिलेगी, एक तरह से बहुत ही धीरे चलेगी, ठीक है। कोल्ड प्लेल और स्वेटी स्किन देखने को मिलेगी, ठीक है। रैपिड ब्रीथिंग होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है रैपिड ब्रीथिंग, ताकि प्रॉपर जो भी ब्रीथिंग ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रॉपर सभी ऑर्गन को मिल सके, ठीक है। एंजाइटी और रेस्टलेसनेस होगा, डिजीनेस होगा, साथ ही लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या देंगे इसके अंदर हम शॉक में। सबसे पहले तो पर्सन को सीधा लेटा देना है फ्लैट, उसके बाद रेज लेग्स इफ़ देयर इज़ नो इंजरी, अगर पर्सन को किसी प्रकार की इंजरी नहीं है तो उसके दोनों लेग्स को आपको क्या करना है, उठा देना है, ठीक है। मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग, उसके बाद मेंटेन करना है एयरवे और ब्रीथिंग। पर्सन के जो लेग्स है वो अपन क्यों एलिवेट कर रहे हैं, क्यों अपन उठा रहे हैं, ताकि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई मिल सके, ठीक है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, जो लेग्स है उनको एलिवेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कीप पेशेंट वार्म, पेशेंट को वार्म करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी टाइट क्लॉथ है वो अपन को रिमूव करना है, ठीक है, लूज कर देना है। कंट्रोल ब्लीडिंग इफ प्रेजेंट, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो अपन को कंट्रोल करना है उसको, ठीक है। डू नॉट गिव फ्लूइड और ड्रिंक टू अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट को कभी भी आपको फ्लूइड नहीं देना है, कभी भी आपको ड्रिंक या पानी नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद सीवियर कंडीशन में आपको रेफर करना है इमीडिएट, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेंटिंग या सिनकोप क्या होता है भाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। फेंटिंग या सिनकोप क्या है भाई, फेंटिंग इज अ टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ब्रेन की सप्लाई डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, जो ब्रेन के अंदर कॉन्शियसनेस हो जाता है ना, ब्रेन की सप्लाई डिक्रीज होने के अंदर ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, जो कॉन्शियसनेस होती है उसका टेम्परेरी लॉस हो जाता है, यानी कि पर्सन जो है वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। उसको ही नाम दे रहे हैं अपन फेंटिंग या सिनकोप, सीधी भाषा में पर्सन बेहोश होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि पर्सन के ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, ठीक है। क्या कॉजेज हो सकते हैं, फियर और स्ट्रेस, पर्सन को डर लग रहा है, पर्सन स्ट्रेस में है, पर्सन को पेन है, ठीक है, डिहाइड्रेशन के अंदर है, ब्लड शुगर बहुत ही कम है, साथ ही बहुत ज़्यादा समय से पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से सिनकोप या बेहोशी कंडीशन में पर्सन जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं साइन क्या देखने को मिलेंगे, साइन के अंदर वीकनेस होगी, डिजीनेस होगा, स्किन जो पेल देखने को मिलेगी, ठीक है, स्वेटिंग होगा, साथ ही ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है, यानी कि बेहोश हो जाएगा पर्सन। फर्स्ट एड क्या देंगे, सबसे पहले पेशेंट को लाई डाउन करना है, आपको लेटा देना है, उसके बाद उसके लेग्स एलिवेट करने हैं आपको, ठीक है, उसके बाद फ्रेश एयर आपको देनी है, ठीक है, जो भी टाइट क्लॉथ है वो आपको रिमूव करना है, ठीक है, ब्रीथिंग चेक करनी है, उसका एयर भी आपको चेक करना है, ठीक है, कि किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है वहाँ पे, पर्सन ब्रीथिंग ले रहा है प्रॉपर नहीं ले रहा, ठीक है। उसके बाद गिव फ्लूइड्स ओनली व्हेन फुली कॉन्शियस, जब पर्सन पूरी तरह से कॉन्शियस होता है, ठीक है, कॉन्शियस हो जाता है पर्सन तभी आपको फ्लूइड देना है, ठीक है, यानी कि पर्सन बेहोश होता है तब आपको किसी प्रकार का फ्लूइड नहीं देना है, ठीक है, पर्सन को जब होश आ जाए तभी आपको फ्लूइड देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बर्न, बर्न क्या होता है अभी, बर्न इज एन इंजरी टू स्किन और टिश्यूज कॉज्ड बाय द हीट, केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन और फ्रिक्शन। बर्न एक प्रकार की इंजरी होती है, बर्न एक प्रकार की इंजरी होती है जो स्किन और टिश्यू के अंदर देखने मिलती है। बर्न एक प्रकार की स्किन और टिश्यू की इंजरी होती है जो हीट, केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन और फ्रिक्शन कारण देखने को मिलती है। टाइप्स की बात करें इसके अंदर सबसे पहला होता है थर्मल बर्न, यह फायर, हॉट लिक्विड और स्टीम के कारण देखने को मिलता है, ठीक है। एक होता है केमिकल बर्न जो एसिड्स और एल्कलाई कारण देखने को मिलता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल बर्न, यह इलेक्ट्रिकल करंट के कारण देखने को
करंट के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट एड क्या देंगे। अगर कोई भी पेशेंट जल गया है तो उसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट एड क्या देंगे। सबसे पहले तो उसको जो बर्न का सोर्स है, जहाँ पे वो जला है, उससे आपको रिमूव करना है, उसको दूर लेके आना है। उसके बाद कूल बर्न एरिया विद क्लीन रनिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स। जहाँ पे भी पर्सन जला है, जैसे पर्सन जो है वो पर्सन का हाथ जल गया है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, जो रनिंग वाटर है, जो आपके टैप के अंदर रनिंग वाटर है, ठीक है, उसके अंदर क्या करना है, 20 मिनट तक वो आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको वो चालू करना है और उसके नीचे आपको हैंड जो है, जो भी आपका पार्ट जला है बॉडी का, उसको उसके नीचे रख देना है। ठीक है, 20 मिनट्स तक आपको रनिंग वाटर के अंदर हाथ को आपको रखना है, जो भी आपका बॉडी पार्ट जला है। ठीक है, उसके बाद जो भी टाइट आइटम्स है जैसे रिंग्स हैं, उनको रिमूव करना है। ठीक है, कवर विद क्लीन क्लॉथ, उसके बाद क्लीन क्लॉथ से आपको कवर करना है। ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ना हो वहाँ पे। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का टूथपेस्ट, किसी प्रकार का ऑयल वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। अगर आपने अप्लाई किया तो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर्स, जो भी स्किन पे ब्लिस्टर बने ऐसे, ठीक है, ऐसे स्किन पे बन जाते हैं, ठीक है, बबल टाइप, तो ऐसे ब्लिस्टर्स बने, इनको आपको ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, रेफर सीवियर बर्न, अगर सीवियर बर्न का केस है तो आपको रेफर करना है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्चर क्या होता है भाई। फ्रैक्चर इज ए पार्शियल और कंप्लीट ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन। फ्रैक्चर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, बोन की जो कंटिन्यूटी है उसके अंदर पार्शियल और कंप्लीट रूप से ब्रेक हो जाती है, यानी कि बोन टूट जाती है। ठीक है, टाइप्स की बात करते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है क्लोज फ्रैक्चर, जिसके अंदर स्किन जो है वो इंटेक्ट रहती है, यानी कि स्किन के अंदर किसी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, ओनली बोन ब्रेक होती है स्किन के अंदर। ठीक है, ओपन फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, बोन एक्सपोज थ्रू स्किन, यानी कि जो बोन है वो स्किन के थ्रू एक्सपोज हो जाती है, यानी कि स्किन जो है वो कट गई। ठीक है, उसके बाद बोन अपन को दिखती है ओपन फ्रैक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे साइन क्या देखने मिलेंगे, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, साथ ही किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, डिफिकल्टी इन मूविंग, चलने में दिक्कत आएगी, साथ ही एबनॉर्मल मूवमेंट होगा। ठीक है, किसी को भी फ्रैक्चर हुआ है तो फर्स्ट एड क्या देंगे अपन, डू नॉट मूव इंजर्ड पार्ट, जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको मूव नहीं करना। ठीक है, इमोबलाइज विद स्प्लिंट, स्प्लिंट वहाँ पे आपको लगा देना है। ठीक है, इमोबलाइज करने के लिए, साथ ही इंजर्ड एरिया को सपोर्ट करना है। उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करना है, कोल्ड पैक अप्लाई करना है और उसको पेशेंट जो है उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो याद रखना आपको फर्स्ट एड मैनेजमेंट, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा 2 या 5 मार्क्स का, याद रखना। ठीक है, मैं सारे टॉपिक इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा फर्स्ट एड का क्वेश्चन, या तो 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। ठीक है, अब बात करते हैं स्नेक बाइट क्या होता है अभी। अब बात करते हैं एनिमल बाइट के बारे में। एनिमल बाइट क्या होता है अभी, एनिमल बाइट इज एन इंजरी कोज्ड बाय द बाइट और स्क्रैच ऑफ ए एनिमल दैट कैन इंट्रोड्यूस जर्म्स और इन्फेक्शन इनटू द बॉडी। एनिमल बाइट जो है वो किसी भी एनिमल के बाइट करने से या किसी भी एनिमल के स्क्रैच करने पे जो इंजरी होती है उसको एनिमल बाइट देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी इन्फेक्शन होते हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, कॉमन एनिमल्स क्या है जिनके कारण बाइट देखने को मिलता है, कौन से एनिमल है जो बाइट करते हैं। ठीक है, एनिमल बाइट इसको अपन बोल रहे हैं। ठीक है, डॉग, कैट, मंकी, रेट, ठीक है, उसके बाद बेट एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स जो है वो होते हैं जिसके कारण एनिमल बाइट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क क्या है। द मेन डेंजर ऑफ एनिमल बाइट इज द रेबीज। मेन जो डेंजर होता है एनिमल बाइट का वो होता है रेबीज इन्फेक्शन। ठीक है, रेबीज क्या होता है अभी, रेबीज इज ए फेटल वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। रेबीज क्या होती है, एक फेटाल वायरल इन्फेक्शन होता है, ये कि एक तरह से जानलेवा वायरल इन्फेक्शन होता है जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और ये इन्फेक्टेड एनिमल्स के सेलाइवा के थ्रू फैलता है। ठीक है, बहुत बड़ी बीमारी है रेबीज, ये आपको पता होना चाहिए रेबीज क्या होता है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की अपन बात करेंगे। इसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम देखने मिलेंगे, पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, स्वेलिंग होगी, वहाँ पे सूजन आएगी, रेडनेस होगा और वुंड जैसा देखने को मिलेगा, नहीं कि घाव, यानी कि घाव हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन साइन क्या है, अगर फीवर आ रहा है मतलब इन्फेक्शन हो गया पर्सन को, बस डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, पेन इंक्रीज है, साथ ही वार्मथ अराउंड वुंड, जो वुंड हुआ है वहाँ पे वार्म देखने मिली, यानी कि इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करेंगे रेबीज के केस में, सबसे पहले तो जो वुंड हुआ है उसको इमीडिएटली आपको वॉश करना है। वॉश कैसे करना है, वॉश विद सोप एंड रनिंग वाटर फॉर 15 मिनट। ठीक है, इसके अंदर सोप यूज़ करना है, साथ ही रनिंग वाटर का आपको यूज़ करना है 15 मिनट तक। उसके बाद एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है, लाइक प्रोविडोन, आयोडीन और क्लोरोहेक्सिडिन अगर अवेलेबल है तो आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है, क्या नहीं करना है आपको, डू नॉट अप्लाई ऑयल, चिल्ली, मर्ड, टूथपेस्ट, ये सारे यूज़ नहीं करने। डू नॉट टाइटली क्लोज द वुंड, वुंड को आपको टाइट क्लोज नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट इग्नोर इवन स्मॉल स्क्रैच, जो स्मॉल स्क्रैच अगर हुए हैं किसी भी एनिमल के द्वारा तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि रेबीज का चांस है वहाँ पे भी। उसके बाद ब्लीडिंग कंट्रोल करना है आपको। ठीक है, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े से आपको वहाँ पे प्रेशर लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको मेडिकल केयर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट क्या देंगे इसके अंदर, रेबीज की वैक्सीन अपन देते हैं। ठीक है, उसके बाद रेबीज इम्यूनोग्लोबिन देते हैं जिसको आरआईजी बोलते हैं। ठीक है, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में इसके अंदर टिटनस इंजेक्शन देते हैं अगर आवश्यकता है तो, साथ ही इन्फेक्शन के लिए अपन एंटीबायोटिक्स देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टिटेनस क्या होता है भाई। टिटेनस भी एक बहुत ही, अब बात करते हैं टिटेनस के बारे में। टिटेनस इज एन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो
किसके कारण होता है? जो टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी बैक्टीरिया, जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी बैक्टीरिया होते हैं उसके द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं उनके कारण टिटेनस जैसी बीमारी देखने को, टिटेनस जैसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, विच अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड कोजेज मसल स्टिफनेस एंड स्पाज। जो टिटेनस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके अंदर नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है जिसके कारण मसल जो है स्टिफ हो जाती है, वहाँ पे स्पाज देखने को मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट रहता है इसका क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ये किस में मिलता है? ये सोइल के अंदर, मिट्टी में, डस्ट में और एनिमल के वेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, हाउ टिटेनस अकर्स, यानी कि टिटेनस का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, कैसे टिटेनस फैलता है? टिटेनस डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन से पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। इट अकर्स व्हेन बैक्टीरिया एंटर थ्रू डीप कट्स, पंक्चर वुंड्स, बर्न्स, एनिमल बाइट्स और डर्टी और इन्फेक्टेड वुंड्स। टिटेनस कब होता है? ये एक बैक्टीरिया के थ्रू, टिटेनस जब देखने को मिलता है जब बैक्टीरिया डीप कट्स, यानी कि कोई भी डीप कट हो गया उसके अंदर एंटर कर गया, कोई भी पंक्चर वुंड है, ठीक है, कोई भी बर्न है, ठीक है, एनिमल बाइट्स है या डर्टी या इन्फेक्टेड वुंड है, तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया एंटर करता है जिसके कारण टिटेनस देखने को मिलता है। ठीक है, इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? यूजुअली 3 to 21 डेज कैन वेरी। ठीक है, यानी कि 3 से 21 दिन का समय जो होता है इनक्यूबेशन पीरियड होता है। इनक्यूबेशन पीरियड जिसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं? साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 से 21 दिन के अंदर अंदर कभी भी साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे इसके अंदर? अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो जो स्टिफनेस होगा, लॉक जो या ट्राइसमस जैसी कंडीशन मिलती है। ठीक है, जो पर्सन का जबड़ा है वो बिल्कुल लॉक हो जाता है। ठीक है, निगलने में उसको डिफिकल्टी होती है, नेक के अंदर स्टिफनेस होगी, बिल्कुल जकड़ जाएगी नेक। ठीक है, साथ ही मसल पेन देखने को मिलेगा। कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पर्सन की टिटेनस की वजह से डेथ हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर क्यों हो रहा है डेथ? क्योंकि पर्सन जो है उसके अंदर क्या होगा, जो जबड़ा है जो है वो बिल्कुल लॉक हो गया। ठीक है, मसल पेन हो गया। ठीक है, लेटर सिम्टम के अंदर क्या होते हैं? लेटर सिम्टम के अंदर जो सीवियर सिम्टम है वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सीवियर मसल स्पाज्म होता है। ठीक है, बॉडी जो है बिल्कुल स्टिफनेस हो जाती है, अकड़ जाती है, साथ ही बैक आर्किंग, जो बैक है वो बिल्कुल आर्किंग हो जाती है, ओपिस्टोटोनस पोजीशन हो जाती है, यानी कि एक तरह से धनुष की तरह। ठीक है, इस तरह से हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि पर्सन की जो बॉडी है वो इस तरह से अकड़ गई है। ठीक है, क्यों हो रहा है? वो टिटेनस के कारण होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इसके अंदर? सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो है ब्रीथिंग फेलियर, पर्सन जो है वो सांस ही नहीं ले पर्सन जो है वो सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, फ्रैक्चर ड्यू टू स्पाज मारा है, जो जकड़न हो रही है उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, साथ ही निमोनिया हो सकता है और डेथ इसके अंदर हो सकती है सीवियर कंडीशन में। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या देना है अपन को? टिटेनस की वैक्सीन देनी है। ठीक है, उसके बाद टिटेनस इम्यूनोग्लोबिन अपन को देना है, एंटीबायोटिक देंगे अगर इन्फेक्शन है तो, साथ ही मेडिसिन टू कंट्रोल मसल स्पाज्म। ठीक है, मसल स्पाज्म को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देनी है, साथ ही सपोर्टिव केयर अपन को देनी है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसकी यहाँ पे कंप्लीट अपन ने बात कर ली है, सारे टॉपिक्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इसके अंदर से आपके जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, इसके अंदर से या तो 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, साथ ही इसके अंदर से डेफिनेट क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, जो मैंने टॉपिक्स बताए वो आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उन पर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे डिस्पेप्सिया क्या होता है भी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे आपको टॉपिक डिस्कस कराए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो इस यूनिट से देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है भाई? डिफाइन स्टैंडिंग ऑर्डर एंड एक्सप्लेन यूज ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसके यूज क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डायरिया क्या होता है, इसके कॉजेज क्या है, साथ ही मैनेजमेंट क्या है डायरिया का। ठीक है, इसके बाद एपिस्टेक्सिस क्या है एंड एक्सप्लेन फर्स्ट एड मैनेजमेंट। उसके बाद फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होता है एपिस्टेक्सिस का। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एड ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के अंदर फर्स्ट एड अपन क्या देते हैं। ठीक है, डिफाइन डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है इसके अंदर से प्रीवियस ईयर के अंदर भी आए हुए हैं। ठीक है, तो इस साल भी देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है इनको। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एड ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करोगे आप, बर्न कंडीशन में आप फर्स्ट एड क्या दोगे। साथ ही डिफाइन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, साइन एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, साथ ही साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट आपको बताना है। ठीक है, तो ये कुछ 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस यूनिट के अंदर से बनते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, और जो मैंने टॉपिक्स आपको डिस्कस कराएं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, साथ ही आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। थैंक यू।